वेलकम टू अब्रार एलिटिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक है पावर सिस्टम स्टडीज़ और उसमें मैं बेसिक कंसेप्ट्स दूंगा आपको। पावर स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि कितने टाइप की पावर स्टडीज़ होती है, आपने कभी की है? तो आप जवाब देते हैं हाँ मैंने की है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है होती है, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी होती है, शॉर्ट सर्किट है, लोड फ्लो है, उस पर मैं अलग एक वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इससे साथ साथ मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि देखें, ये जो इस तरह से जो आप बताते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल अगर होता है, अच्छा ठीक है तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से क्या समझते हैं, सिस्टम कब स्टेबल होता है? और उससे मुश्किल सवाल है पावर कब सिस्टम कब अनस्टेबल होता है। तो उनके अगर जवाबात आपको पता है तो फिर आप पावर सिस्टम स्टडीज़ के इंजीनियर हैं, वरना फिर आपको वो वाली जॉब नहीं मिलने वाली। चाहे आप लाख कहें कि मैं 15-20 साल से मैं सिस्टम स्टडीज़ करता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम स्टडीज जब हम करते हैं ना तो हम डेटा बना करके एक कंप्यूटर ऑपरेटर को देते हैं, और उसके बाद वो जो डेटा आ जाता है वो हम उसको रख लेते हैं, और फिर या तो कोई और एनालाइज करता है या मोटी मोटी बात उसमें से जो उसमें रिजल्ट खुद ही कंप्यूटर ने दे दिया वो हमने कर लिया। लेकिन बस एंगल है, क्या बस एंगल होता है, ये सवाल पूछ लिया गया। अच्छा ये एंगल है यार, ये ड्राइंग में एंगल बस एंगल आया था ई टैप पे, आपने यहाँ आया था, क्या होता है ये? तो ये सारे कंसेप्ट जो हमें क्लियर करने हैं। तो जब हमारे लिए हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा होगी कि हम जॉब्स वगैरह हासिल कर सकेंगे। तो अब आप देखें कि ये एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के रखी हुई है और अपलोड की हुई है कि पावर सिस्टम जो है, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसमिट होती है। उसका ये मतलब ये है कि अगर एक पावर प्लांट है, यहाँ से एक लोड लगा है, ये ग्रिड है, तो कितनी मैक्सिमम पावर यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, इस अल्टरनेटर से कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। इसकी कैपेसिटी अपनी जगह है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट बात है कि ये कितना 200 मेगावाट का है, 200 मेगावाट वहाँ ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, उसकी क्या कंडीशन है। तो मैंने एक वेक्टर डायग्राम से बहुत आसान तरीके से समझाया था और ये फार्मूला ड्राइव किया था। वो मेरी एक वीडियो मौजूद है कि मैक्सिमम पावर ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन। तो वो उसका ताल्लुक इसके मेगावाट से आप देखें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इसकी इक्वेशन, ES/ER सेंडिंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई द इम्पीडेंस एक्स। इम्पीडेंस एक्स जो है क्या है, ये एक्स है, और इसके अंदर भी यहाँ जो XD है इसका वो भी शामिल कर लें, ये सारा मिला करके ये एक्स हो गया। और साइन डेल्टा इट इज़ द एंगल। अब देखें ये एक साइन डेल्टा का जो एंगल है ये यहाँ पर आ गया। पी मैक्स क्या होगा, साइन 90 जब हो जाएगा, आपको पता है साइन 91 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज़ 1। तो साइन वो 90 डिग्री पे होती है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख करके और ये मैक्सिमम पावर की इक्वेशन निकाल दी। और अगर दोनों वोल्टेज बराबर हो, हमने कंपनसेशन किया हुआ है, तो फिर उस केस में ये मैक्सिमम पावर आपकी E²/x आ गई। डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है ये पावर फैक्टर एंगल बिल्कुल नहीं है। डेल्टा जो है क्योंकि वो कॉस फाई होता है, और आप समझे कि उसी का साइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एंगल बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, जो वेक्टर हैं दोनों, उनके दरमियान में ये एंगल है। वो एंगल कहाँ से आता है वो आप उसके लिए मेरी एक और वीडियो देख लें। ये इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप आप ज़रब करेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं चाहे तो, क्या ये ER अगर है तो रिसीविंग एंड पे करंट भी होगा, जो करंट होगा तो इससे एक एक्स में वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक IR होगा, VR रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, एक वर्टिकल ड्रॉप जो है वो इसमें होगा, IRX होगा, और जो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो ये होगा, ये हो जाएगा। वो पुरानी डायग्राम बनी थी, मैंने एक और कोई क्लास ली थी, तो मैंने अब यहाँ पर वेक्टर ऐड किया तो यहाँ आ गया। तो अब ये देखें ये एंगल जो है ना ये डेल्टा है, इस बात को समझें। तो एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अलग से वीडियो है देख लीजिएगा। अब क्या है कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन से पावर और एंगल का ग्राफ ड्रा करूं, पावर पावर और एंगल, पावर और एंगल, ये तो ER है, ये तो आपकी मर्जी है, आपने रखा हुआ है। एक्स जो है ये भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या हुआ, पावर और साइन के दरमियान में मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये चीज़ें को कांस्टेंट कर दिया मैंने। इम्पीडेंस भी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो ग्राफ अगर बनेगा तो क्या होगा, साइन 0 P मैक्स 0 ये आ गया, साइन 90 P इज इक्वल टू P मैक्स ये पॉइंट आ गया, साइन 180 दोबारा साइन 180 0 होता है यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है कि जो पावर का जो ग्राफ होता है, पावर ट्रांसमिशन का ग्राफ होता है, पावर सप्लाइड फ्रॉम द पावर प्लांट होता है, या पावर और ट्रांसमिशन और अ ट्रांसमिशन लाइन होता है इन एनी पावर सिस्टम, वो उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक वो पैराबोलिक है।
वो पैराबोलिक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? वो कर रहा है एंगल बिटवीन द टू वोल्टेजेस। यहाँ पर एक एंगल है कि यहाँ इसके आगे भी एंगल है, अगर ये एंगल है तो यहाँ से भी एक एंगल होगा दूसरे बस बार पे। वो सारे एंगल का वो रिजल्ट में आते हैं जब स्टडीज़ करते हैं। तो अब ये है कि ये जो डायग्राम हो गई, इसमें इस एंगल की बड़ी वैल्यू है। इसको पावर एंगल भी कहते हैं, इसको बस एंगल भी कहते हैं, इसको टार्क एंगल भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ जगह पे आप लिखे हुए देखेंगे, लेकिन सबका मतलब और सबकी अप्लीकेबिलिटी जो है वो यही है, इसी फार्मूले की बात हो रही होती है। अब ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में मैंने एक तो ये शो किया हुआ है डेल्टा, ओके, एक मैंने वर्टिकल लाइन शो की हुई है और एक मैंने पैराबोला बनाया, किससे? इससे। वो क्या चीज़ है? वो पावर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ट्रांसमिशन का, कितनी पावर होगी कितने एंगल पे। और एक ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये दूसरी चीज़ शो कर रही है। ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर शो कर रही है इस वक्त शाफ्ट पावर या मैकेनिकल पावर इनपुट टू द अल्टरनेटर, टरबाइन या जो भी है, जिससे कपल्ड है। शाफ्ट पावर भी कह रहे हैं, मैकेनिकल पावर भी कह रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो ये है। तो ये जो मैकेनिकल पावर है, ये शाफ्ट पावर है, जो भी बात हो रही है ये वाली। तो ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, ये है शाफ्ट पावर या मैकेनिकल पावर है। और ये जो है ये पैराबोला जो है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द पावर सप्लाइड या पावर ट्रांसमिटेड। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये पीएम है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी मैंने कांस्टेंट शो किया है। फ्यूल आपने नहीं बढ़ाया हुआ, फ्यूल कांस्टेंट है। और ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ इससे जाहिर हो रही है, इस कर्व से, ये कर्व पैराबोला। तो इसमें कर्व में तीन चीज़ें यानी दिखाई जा रही हैं। इसमें एक तो बस एंगल, टार्क एंगल, पावर एंगल दिखाया जा रहा है, डेल्टा। इसके अंदर जो है ये पावर दिखाई जा रही है, ये पी मैक्स पी ई लिखा है, इलेक्ट्रिकल पावर दिखाई जा रही है। और आपको इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के ऊपर आपको मैकेनिकल पावर भी दिखाई जा रही है। और ये अब क्या है कि देखें, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि शाफ्ट पावर जो है वो ये है, और जो इसकी जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर, ये यहाँ पर ये है इस तरीके से, ये देखिए। और ये इस वक्त इसका एंगल है। सपोज़ ये एक इनिशियल कंडीशन है, इस वक्त आप कहीं पर पावर प्लांट में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पर अगर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये शाफ्ट एंगल है, ये पावर एंगल है। एक ही अल्टरनेटर, एक ही लोड, तो लोड बढ़ा नहीं, तो ये दोनों बराबर हैं। लॉसेस को अज्यूम कर रहे हैं ज़ीरो, तो ये मैंने अज्यूम किया। तो पी शाफ्ट की जो मैकेनिकल पावर है और जो इलेक्ट्रिकल पावर है इस पॉइंट पे बराबर है। और ये एंगल कौन सा है? ये डेल्टा। तो ये जब दोनों बराबर हो गए ना, यानी पी एम मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, तो फिर हम कहेंगे सिस्टम स्टेबल है। और आप देखते हैं ना, सिस्टम चल रहा है, आप आराम से बैठे हुए हैं कंट्रोल रूम में, चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। और जब कहीं कोई फॉल्ट आ गया तो एकदम अफरा तफरी मची। तो यहीं पर तब्दीलियाँ आती हैं, इस एंगल में तब्दीलियाँ आती हैं, इस शाफ्ट पावर में तब्दीलियाँ आती हैं, इस इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दीलियाँ आती हैं। तो वो डिस्टर्बेंस जो होता है, अगर वो डिस्टर्बेंस बहुत ही हल्के फुल्के दर्जे का है, एक लाइन हल्की सी दूर कहीं ट्रिप हुई सिस्टम में और वो जो है वो ऑफ हो गई इमीडिएटली, सब कुछ सही था, तो थोड़ी देर में आपको पावर प्लांट में फिर आप उसी तरह आराम से बैठ जाते हो। और अगर वो डिस्टर्बेंस बड़ी ख़तरनाक किस्म का है, हेवी है, बहुत हेवी फॉल्ट है, बसवार पे ही आ गया, पावर प्लांट से बहुत करीब आ गया, तो फिर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। उससे फिर इस एंगल से और इस कर्व के ऊपर जो डिफरेंट कंडीशन होती है ना, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को, कि स्टेडी स्टेट को भी और ट्रांजिएंट को भी, दोनों को। तो ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये कर्व जो है ये इसी को हम लेके चलते रहेंगे। हम आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल इक्वेशन में नहीं फंसाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस होगा कि हमें प्रैक्टिकल फील्ड इंजीनियर भी बनना है, लेकिन इंजीनियर बनना है, हमें टेक्नीशियन नहीं बनना है। वो मैंने बताया था, लाइसेंस लेने के लिए अमेरिका कनाडा में अगर लाइसेंस वाला बनना है, तो जो लोग कहते हैं उनको अमेरिका में जॉब मिल गई है और लाइसेंस नहीं है, तो जॉब टेक्नीशियन की असल में हम लोग कर रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज थोड़ी है। लेकिन अगर लाइसेंस लेना है तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने में फिर ये मैथ भी आती है, वेक्टर भी आते हैं, तो वो चीज़ अगर कर लेंगे तो अच्छा है। मैं बहुत ही ऐसे लेमैन की तरह समझा रहा हूँ मैथमेटिकली। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने मैकेनिकल पावर बढ़ा दी। ये यहाँ पर ये है ना, ये किसी ने गलती से इसका फ्यूल बढ़ा दिया, वाटर का वाल्व बढ़ा दिया कोई वजह से, तो ये शाफ्ट पावर बढ़ गई, यहाँ पे यहाँ आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन रेड से यहाँ ब्लू पे आ गई। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर तो बढ़ी नहीं ना, ये तो एक ही ग्रिड है, एक ही लोड लगा हुआ है, वो यहीं पर है। अब जब मैंने ये शाफ्ट पावर बढ़ा दी,
और मेरी इलेक्ट्रिकल पावर इसी पॉइंट ए पर है, तो क्या हुआ आप खुद ही समझ गए होंगे कि मशीन जो थी वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने फ्यूल बढ़ा दिया है, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी मशीन एक्सेलरेट करेगी, मशीन एक्सेलरेट करेगी। और अगर लोड और नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन होगा, तो फिर वो गड़बड़ भी हो सकती है, आपको फ़ौरन फ्यूल को कंट्रोल करना है। इसीलिए ऑटोमेटिक सिस्टम भी होते हैं, लेकिन फॉल्ट पे इतने हाई स्पीड गवर्नर्स वगैरह नहीं होते, वो सब डिटेल आएगी। और मैं ये भी बताऊंगा कि सिस्टम स्टेबिलिटी को लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं, उसमें पावर प्लांट भी डिस्कस होगा। मैंने पावर प्लांट पे काम नहीं किया हुआ है, लेकिन इस हवाले से तो पावर प्लांट को मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने पावर प्लांट पे काम किया हो, बल्कि एज ए पावर सिस्टम स्टडीज़ इंजीनियर आपको ये जॉब्स अलग से भी अब बहुत आने लगी हैं दुनिया भर में। पावर सिस्टम स्टडीज़ का इंजीनियर मांगते हैं, और उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते उन कंपनीज़ में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह, जर्मनी में वो ऑपरेटर होते हैं जिनको आप डेटा बना के देते हैं। वो आपको जब रिजल्ट ला के देते हैं एनालाइज करके, यू हैव टू राइट द रिपोर्ट। तो वो इसलिए ये चीज़ों को अगर आप लोग जानेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपका फ़ायदा होने वाला है। और जिसकी जो आसान आसान साइड है, कितने टाइप की क्या है, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, लेकिन वो उसके ऊपर तो आपको बहुत इंतहा चीज़ें मिलेंगी। इस पर भी मिलेंगी किताबों में, लेकिन किताब को देख के तो एक वहशत होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूँ। तो आज का टेक अवे ये है कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो है, सिस्टम स्टेबल कब होता है, जवाब उसका हुआ जब मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, उस वक्त सिस्टम स्टेबल है। अगर मैकेनिकल पावर बढ़ी तो भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, मैकेनिकल पावर कम हुई तो भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ी तो भी जा सकता है अनस्टेबिलिटी में। और इलेक्ट्रिकल पावर एकदम से कम हो गई, यानी रिजेक्ट हो गया सारा लोड, ऐसी ट्रिपिंग हुई, 4-6 लाइनें गई, तो उस वक्त भी सिस्टम जो है डिसलरेट, एक्सेलरेट, ये सारी चीज़ें करेगा। इसी कर्व पे इंशाल्लाह मैं समझाता रहूँगा। और ये मैं बना सकता था पावर पॉइंट पे, लेकिन उसमें फिर आप लोगों को इस तरह इंटरेक्टिवली जो है समझ में नहीं आता, तो मैंने कोशिश की है कि इंटरेक्टिवली आपको ये बताऊँ। इस तरह से मैंने बहुत से बाद वर्कशॉप में लोगों को समझाया भी है। तो ये तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।